हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स टाइम ओवर। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। संजय गुप्ता पेश करते हैं टाइम ओवर। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है, जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ती रहती है। कभी ये रेल की पटरी की तरह सीधी चलती है तो कभी बन जाती है एक अनसुलझी पहेली। पापा, मत रो शिल्पा बहन। मौत तो एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हिम्मत व बहादुरी से करना चाहिए। सुबह। हाँ रजनी, उतनी ही हिम्मत व बहादुरी से जितनी हिम्मत व बहादुरी से तुम्हारी कलम चलती है और डोगा के खिलाफ शब्दों का जहर उगलती है। बेटी लिखती थी, बाप छापता था। फॉलो अप। हाँ, यही तो नाम है उस छोटे से अखबार का जिसमें उन अपराधों की सुध ली जाती है जो अन्य अखबारों की सुर्खियां तो बनते हैं मगर जिनके क्लाइमेक्स यानी अंत का कोई अता पता नहीं होता। जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर रजनी मेरे खिलाफ एक कॉलम रोज लिखती है वो डोगा के कानूनों के खिलाफ, डोगा की हिंसा के खिलाफ, वर्दी वाले उस कानून के खिलाफ जिसे डोगा हर पल सरेआम तोड़ता है। ऐसी विलक्षण बेटी को अपने बाप की हत्या का जबरदस्त शोक व दुख होगा, लेकिन वो जानती है कि दुख आंसुओं में बहाने की चीज नहीं। जब तक सांस है वो शक्ल बदल बदल कर दामन से जुड़ा रहता है। उसका सामना करने के लिए हिम्मत व बहादुरी की ही जरूरत पड़ती है। रजनी के घर से लौट रहे चीता के शब्दों में भी दृढ़ता थी। नहीं मोनिका, बाप के मरने पर अनाथ होते हैं वो लोग जो कमजोर होते हैं, और रजनी कमजोर नहीं है। उसके एक हाथ में कलम है तो दूसरे हाथ में उसके पिता का स्थापित किया अखबार फॉलो अप है, और ये दोनों चीजें मिलकर उसे कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन पिता की मौत के बाद अब उस अखबार के चलने की भी क्या गारंटी है? यूं तो जीते जागते एक जिंदा इंसान की जिंदगी की भी क्या गारंटी है? बस मैं समझ गई भैया। रहस्यमय ढंग से मोनिका ने चीता की ओर देखा। चीता हड़बड़ाया। क्या समझ गई? यही कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान की दुख और तकलीफों के बारे में ज्यादा सोचता है, ज्यादा कहता है, ज्यादा सुनता है, उसके बारे में कही गई किसी भी नेगेटिव बात को पॉजिटिव ढंग से बदल कर बताता है, तो ये समझना चाहिए कि वो इंसान उस दूसरे इंसान को बेहद चाहता है। आप माने ना या माने भैया, लेकिन मैं जानती हूं कि भले ही रजनी ने कभी आपकी ओर ध्यान न दिया हो, लेकिन आप उसे अपने कॉलेज के समय से ही बेहद चाहते रहे हैं। किसी के बारे में सोचना और उसे चाहना दो अलग अलग बातें हैं मोनिका। तुम इस बारे में सोचकर कोई गलतफहमी अपने मन में मत पालो और जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना दो। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। जरूर। विमल प्रसाद डागर की मौत के ठीक 5 दिन बाद। ओह, शुक्र है सिर्फ बैटरी का तार टूट गया था, वरना इतनी रात गए तो कोई टैक्सी भी ना मिलती। अरे रजनी दीदी, ये पर्चा हमारी कार की सीट पर किसने रखा? कमाल है, अभी तो कुछ भी नहीं था। मैं देखती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। केवल 2 शब्द लिखे थे। ओह नो, ये ये तो टाइम ओवर। पर्चे पर लिखे 2 शब्द देखते ही शिल्पा के मासूम गोरे मुखड़े पर अचानक किसी दहशत ने दस्तक दी। चेहरे पर बदहवासी के भाव लिए चीख पड़ी वह। भागो दीदी, यहां से भागो, कार में बम होगा। शिल्पा, ये तू क्या कर रही है? छोड़ मुझे। कुछ नहीं होगा, तू डर गई है। नहीं, कार में बम है, कार में बम है। अब हत्यारा मुझे भी वैसे ही मार डालेगा जैसे उसने पापा को मार डाला था, क्योंकि ऐसा ही पर्चा पापा की लाश के पास भी मिला था। पर मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना नहीं चाहती। रुक जा शिल्पा, रुक जा। और ये बम मुझे मारने के लिए रखा गया है। उफ, ये तो ट्रेन पर चढ़ गई। मुंबई की लोकल ट्रेनें जो केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही रुकती हैं और जब चलती है तो फौरन ही गति पकड़ लेती है। धड़ 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 धड़। नहीं, रोको, रोको। चलती ट्रेन पर चढ़ना सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देना था और रजनी वही कोशिश करने वाली थी।
धड़ धड़ धड़, रोको रोको। उन हाथों ने थाम ना लिया होता तो रजनी अपनी कोशिश में सफल ना होती, मगर मौत अपनी कोशिश में जरूर सफल हो जाती। ठहरो, पागल हुई हो क्या? और ये हाथ थे चीता के, उस चीता के जो कभी कानून का चीता हुआ करता था। वो चीता तब जिसका नाम सुनते ही अपराधियों के हाथों के तोते उड़ जाते थे। वो चीता जो वर्दी का चीता तो अब नहीं रहा था, पर नाम का चीता आज भी था। मरना चाहती हो क्या? चीता के रूप में जैसे उसे उस वक्त एक सशक्त सहारा मिल गया था। चीता, शिल्पा उस ट्रेन में चढ़ गई है, उसकी जान खतरे में है। चीता, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। रिलैक्स रजनी, रिलैक्स। पहले मुझे ये बताओ कि शिल्पा किस खतरे में है। वो सब मैं अभी नहीं बता सकती। उफ, तुम समय व्यर्थ ना करो, कुछ करो, कुछ करो। फफक उठी रजनी। रजनी चीता के साथ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उधर से आकर रुकी ट्रेन में से उतरी शिल्पा। दीदी, शिल्पा। उस वक्त रोमांच के कारण रजनी के रोंगटे खड़े हो गए। रजनी पागलों की तरह आगे बढ़ी और शिल्पा को भींचकर और भी जोर से फपक पड़ी। कहाँ चली गई थी तू पगली? किससे डर गई थी तू? मेरे जीते जी तुझे भला कौन मार सकता था? उस पर्चे को देखकर मैं सचमुच बहुत डर गई थी दीदी। पापा को भी तो ऐसा ही पर्चा मिला था, और फिर जब मैं उस खाली कंपार्टमेंट में चढ़ गई तो मुझे अकेली पाकर दो गुंडों ने घेर लिया। वो मुझे मारना चाहते थे, तब मुझे बचाने आया डोगा। वो डोगा को देखकर रजनी की आंखों में नफरत उमड़ पड़ी, जबकि डोगा अपनी ही धुन में बोला, तुम जिस वक्त ट्रेन को रोकने के लिए चिल्ला रही थी, मैं उस ओवरब्रिज पर था जिसके नीचे से उस वक्त ट्रेन गुजर रही थी। और हाँ, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए मुझे उन दोनों बदमाशों को गोली से उड़ाना पड़ा। ये समाचार अपने अखबार में तुम जरूर छापना। चीता पर एक उड़ती सी नज़र डाली डोगा ने और जाने के लिए पलट गया। इन दोनों को घर तक पहुंचाने का काम मेरा होने वाला साला चीता कर देगा। जब तक रात के रक्षक डोगा ने अपनी वर्दी पहनी हुई है, मुझे अपनी वर्दी के उतर जाने का लेश मात्र भी अफसोस नहीं। डोगा जाने के लिए पलटा ही था कि एकाएक शांत हो गए वातावरण में खलबली मचाती गूंज उठी गोली और चीख की आवाज। जिंग बैंग। डोगा एक पांव पर फिरकी की तरह वापस घूम गया। शिल्पा, आ! उस वक्त डोगा के जबड़े और मुट्ठियां दोनों एक साथ कस गए। पागलों की तरह चीख रही थी रजनी, शिल्पा, शिल्पा। चीता की अनुभवी निगाहें यह महसूस कर चुकी थी कि शिल्पा अब जिंदा नहीं है। उसी पल चेहरे पर खिंचे सन्नाटे के साथ चीता की निगाहें वातावरण के चप्पे चप्पे का निरीक्षण कराई। किसने चलाई गोली? कहाँ था हत्यारा? चेहरे पर तूफान व प्रलय के भाव लिए डोगा की पुतलियां भी हर अंधेरे कोने को चीरती हुई, उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती हुई ओवरब्रिज पर भागते उन दो सायों पर जाकर ठिठक गई। डोगा को मौजूद देखकर भी तुम्हारी आंखें बंद क्यों हो गई हत्यारों? अब ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। धाएं धाएं। गोलियां चलने के बाद गूंजने वाली चीखों ने यह साबित कर दिया था कि डोगा के निशाने दिल पर लगे हैं। गोली की आवाज से शायद कहीं सोए पड़े कानून व रेलवे पुलिस के सिपाहियों की नींद हराम हो गई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? शिल्पा, शिल्पा! होश में आओ रजनी, ये अब जिंदा नहीं है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उस रात केवल इतना ही हुआ कि घटना की रिपोर्ट लिखी गई और शिल्पा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आओ रजनी, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। आह चीता, काश मेरी बाहें शिल्पा का कवच बन जाती। अगले दिन अखबारों को मिली वह गर्मा गर्म खबर। पहेली टाइम ओवर 2 लोगों की हत्या का कारण बनी। क्या है ये पहेली टाइम ओवर? केस को सोल्व करने की पुलिस की रफ्तार भले ही घंटे की सुइयों के समान थी, मगर चीता अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहता था। रजनी अपने कमरे में है बेटा, मैं उससे वहीं मिल लेता हूँ माँ जी, जल्दी ही। रजनी, कॉलेज छोड़ने के कई साल बाद तुमसे इन हालातों में दोबारा मुलाकात होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कॉलेज में हम दोनों साथी थे। इस मुसीबत की घड़ी में भी मैं
तब तक के लिए तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, जब तक कि मैं उस पहेली की तह तक ना पहुँच जाऊँ जो शिल्पा की मौत का कारण बनी। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि टाइम ओवर का पर्चा देखते ही शिल्पा ने यह अनुमान क्यों लगा लिया कि हत्यारा उसे ही मारना चाहता है, जबकि उस वक्त तुम भी उसके साथ थी। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मालूम चीता कि पिछले कई घंटों से मैं उसे डरी डरी सी देख रही थी। लेकिन यह समस्या मेरी है चीता, मैं खुद इससे निपटूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर का आदमी मेरे मामलों में किसी प्रकार का दखल दे। पापा के बाद शिल्पा की मौत ने जो प्रश्न मेरे जहन में खड़े कर दिए हैं, उसके जवाब मैं खुद ढूंढूंगी। तुम चाहे कुछ भी कहो रजनी, पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद मैंने अपनी प्राइवेट जासूसी संस्था बनाई है। ये पहेली और वो हत्यारा मेरे लिए चैलेंज है। मैं इस हत्यारे तक पहुंच कर रहूंगा रजनी, हर कीमत पर। और मैं अपनी लड़ाई अपनी कलम की ताकत से लड़ूंगी। अखबारों में अपने लेखों से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दूंगी। इधर सूरज उस अखबार को पढ़ रहा था। ओह, तो आखिर ये खबर भी छापने से बाज नहीं आई रजनी। डोगा पर विशेष। डोगा ने चार ओर को गोलियों से भूना। डोगा को इंसानों और पॉपकॉर्न में फर्क महसूस करना चाहिए। जिस दिन ये फर्क उन हत्यारों को भी समझ में आ जाएगा, उस दिन डोगा को भी ये फर्क महसूस हो जाएगा। और ये सच था कि गुंडे, बदमाश और हत्यारे इस फर्क को कभी महसूस नहीं करने वाले थे। वह चमचमाती BMW जिस तेजी से फॉलो अप की इमारत के सामने पहुंचकर रुकी थी, कम से कम उससे तो यही जाहिर होता था। क्रिया कार में से निकलकर वो चार आदमी गोली की तरह उस इमारत की ओर बढ़े। और तोड़ डालो इस प्रेस को, पता नहीं क्या क्या अंट शंट छापती रहती है ये मशीनें। बड़ाक टक। अरे रे, कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? ये खबर तुमने ही छापी है ना कि BMW के टायरों के नीचे अमीरों के चांदी के जूतों के नीचे कुचले गए चार निर्दोष। खनाक, ठहरो, ऐसा मत करो। ओहो, तो इसलिए तुम ये तोड़फोड़ मचाने आए हो ताकि मैं ये सब छापना बंद कर दूं। लेकिन मैं कल और छापूंगी। जो आज तुम कर रहे हो ये भी छापूंगी। जरूर छापना, और कल उन्हीं खबरों की दवा का लेप अपनी चोटों पर लगाना। तड़ आह नहीं, और अपनी माँ की टूटी हड्डियों को भी जोड़ना। तड़ाक आह। हॉकी के दूसरे वार को उस कलाई ने अपने ऊपर रोका। खट। उसके मुंह से खरखराती सी आवाज निकली। मेरा नाम सुविख्यात है। मैं लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता, लेकिन अगर गली में कुछ पागल कुत्ते आकर काटने लगे तो मैं चुप भी नहीं रहता, और उन कुत्तों का ऐसा इलाज करता हूं कि वो या तो काटना बंद कर दे, खट खटाक खट, या फिर गली छोड़कर भाग जाए। तड़ तड़। देख लेंगे तुझे भी। ये जो मुझे देख लेने की धमकी दे रहे हैं, ये अब दोबारा ना तो मुझे दिखेंगे और ना तुम्हें। क्योंकि जब चार आदमी एक आदमी से पिटकर भाग जाते हैं तो वो दोबारा सामने नहीं पड़ते। सुनिए। ओह, चला गया। कौन था ये? अपना नाम सुविख्यात बता रहा था। मैंने इसे पहले भी देखा है। ये मेरे साथ वाली बिल्डिंग में रहता है। खैर, उससे कभी बाद में मिलूंगी। फिलहाल तो मुझे इस टूट फूट को ठीक करना है। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटी। ये सब क्या है रजनी? कुछ नहीं, मेरे काम में ये सब तो चलता ही रहता है चीता। आओ माँ, ऊपर चले। तुम भी आओ चीता, चाय हम साथ ही पियेंगे। चीता चाय पीने के बाद वहां से चला गया। हत्यारे तक पहुंचने का एक अवसर और अब उसके सामने था। टाइम ओवर। क्योंकि हत्यारे ने एक और जिंदगी के टाइम ओवर हो जाने का नोटिस दे दिया था, जिसे देखकर रजनी की माँ कामनी देवी की आंखें दहशत से फट गई थी। रजनी, रजनी! क्या हुआ माँ? क्या हुआ? वो देखो, हत्यारे ने इसे मेरे लिए लगाया है रजनी। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। माँ के उस कथन पर बेइंतहा चौंकी थी रजनी। माँ, तुम्हें कैसे पता कि हत्यारे ने ये नोटिस तुम्हारे लिए लगाया है? ये मेरे लिए भी तो हो सकता है। मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। हत्यारे ने उस खिड़की से वैक्यूम तीर चलाकर टाइम ओवर का पर्चा यहाँ चिपकाया है। सोचने या बहस का समय नहीं है।
ये बात रजनी अच्छी तरह से जानती थी। आज हत्यारा किसकी हत्या करेगा ये अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल हमें उसकी इस कोशिश को असफल करना है। हत्यारे को अंदर आने से रोककर घर के दरवाजे खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर दो माँ, जल्दी करो। खटाक। बदहवास रजनी बाज की तरह फोन पर झपटी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज ने रजनी की डायल को की तरफ बढ़ती उंगली को जहां का तहा जाम कर दिया। कड़ाक। जबरदस्त फुर्ती के साथ वह पलटी। माँ ने बीच का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? जैसे दरवाजे को चीरकर वह चीख उसके कानों में पिघले शीशे की तरह घुसती चली गई। रजनी, हत्यारा, आह, माँ। यह समझने में रजनी को एक ही क्षण लगा कि दरवाजा माँ ने बंद नहीं किया बल्कि हत्यारे ने किया है। जबरदस्त रोमांच व उत्तेजना से थरथराती रजनी दरवाजे पर झपटी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ठाक ठाक। लेकिन अंदर से उसके बाद माँ की कोई आवाज नहीं उभरी। उसे लगा खेल खत्म हो गया। माँ। और तब एक ही क्षण में उसका दिमाग सोच गया कि अगर वो शोर मचा दे तो अपने फ्लैट की चौथी मंजिल से हत्यारे के भागने के रास्ते को बंद कर सकती है। बालकनी पर खड़ी होकर गला फाड़ फाड़ कर खूब चिल्लाई वह, हेल्प हेल्प। शोर सुनकर कुछ एक फ्लैटों की बत्तियां जली भी, लेकिन दूसरे ही क्षण बुझ गई। अपनी विवशता पर चेहरा ढांप कर बुरी तरह से फफक फफक कर रो पड़ी वह। ओह गॉड, हेल्प मी, हेल्प मी। पहले से ही धाड़ धाड़ कर बज रहे रजनी के हृदय की गति उस वक्त और भी तीव्र हो गई जब उसके कदम पुनः सन्नाटे को भेदते हुए उसी दरवाजे की तरफ बढ़े जिसके पीछे एक भयानक मंजर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी माँ की मौत का भयानक मंजर। उसके हाथ दरवाजे को पीछे धकेलने के लिए उठे ही थे कि दरवाजा खुला और माँ। रजनी के लिए वह बड़ा ही अप्रत्याशित सा दृश्य था, मगर जो कुछ देखा था वो ठोस हकीकत थी। तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन हत्यारा? मुझे अफसोस है मिस रजनी कि हत्यारा भाग गया। मगर तुम यहाँ कैसे आए डोगा? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।